हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है मैम? बेटा, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हमको पता चलता है कि बिजनेस में कैश कहाँ कहाँ से आया और वो कैश कहाँ कहाँ यूज किया गया। अब इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है मैम? अब इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लें रिलेटिंग टू अ कंपनी। मान लीजिए कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। अब ए लिमिटेड कंपनी है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हमको जाननी है। प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन जाननी है कि मतलब पूरे पीरियड में जो आप बिजनेस रन किए हैं उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। तो ये क्या प्रिपेयर करेगी बेटा? ये प्रिपेयर करेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक स्टेटमेंट ये प्रिपेयर करेगी, ठीक है। दूसरा, अगर कंपनी को जानना है कि बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है यानी कि टोटल कैपिटल कितना है, लोन कितना है, क्रेडिटर्स कितना है, हमारे पास कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, किससे कितना लेना है, दूसरा संपत्ति कितने की है, ये सब अगर जानना है तो कंपनी प्रिपेयर करती है बैलेंस शीट। ये तो हमको पता ही है, दोनों हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कंपनी जानना चाहती है कि इक्विटी में क्या क्या चेंजेस हुआ है, इक्विटी बोले तो शेयर्स, तो ये प्रिपेयर करती है स्टेटमेंट फॉर चेंजेस इन इक्विटी, मतलब कितना शेयर्स कंपनी इशू की है, कितना बायबैक की है। ओके, अब लास्ट एक और स्टेटमेंट कंपनी प्रिपेयर करती है और वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्यों बनाती है कंपनी? ये जानने के लिए कि कैश का क्या मूवमेंट हुआ, यानी कि मूवमेंट ऑफ कैश। बिजनेस से पैसा का सोर्स क्या है, पैसा कहाँ कहाँ से है, पैसा कहाँ कहाँ यूज हुआ। ये बनाने की क्यों जरूरत पड़ी मैम? हम पीएल बना ही चुके, बैलेंस शीट बना ही चुके, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रिपेयर कर ही चुके, तो इसकी बनाने की क्या जरूरत है? बहुत सही सवाल आपने पूछा बेटा। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक है मिस्टर एक्स, इन्होंने बिजनेस रन किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23, ठीक है। इस पीरियड में मिस्टर एक्स कैश सेल्स किए हैं ₹5 करोड़ का, 5 CR, और कैश सेल के अलावा क्रेडिट सेल्स इनका हुआ है 15 करोड़ का, यानी कि टोटल इनका कितने का सेल हो गया बेटा इस पीरियड में? 20 करोड़ का, ठीक है। अब सेल किए हैं तो इससे रिलेटेड कुछ खर्च भी तो करेंगे, तो पूरा बिजनेस को रन करने का इनका एक्सपेंसेस हुआ है 3 करोड़। फाइनली कितना इनके पास बच गया? 17 करोड़। दिस इज द प्रॉफिट
फॉर करेंट ईयर 17 करोड़ का फायदा हो गया। बहुत खुश कि अरे हमको तो 17 करोड़ का फायदा हो गया। चलो चलो अपने दोस्त से बोले कितना फायदा हुआ है, चलते हैं लैंड जो है सेल के लिए उसको हम खरीद लेते हैं। तो ये पहुंचे एक लैंड ओनर के पास, मिस्टर एक्स। बोले भैया जो आपका जमीन है सेल पर्पस के लिए वो हम खरीदने के लिए इच्छुक है। आई वॉन्ट टू परचेज दैट लैंड। लैंड ओनर बोला कि ठीक है मेरा जमीन है। लैंड ओनर बोला कि ठीक है जमीन के लिए हमको 12 करोड़ दे दीजिए और जमीन हम आपके नाम से रजिस्ट्री कर देते हैं। बोलते हैं ठीक है मेरे पास तो 17 करोड़ का फायदा हुआ है। अब जैसे ही पेमेंट करने की बात आई उन्होंने देखा अरे उनके बैंक बैलेंस तो है ही नहीं, ना कैश पॉकेट में पैसा उतना, ना बैंक में उतना पैसा है। इनका माथा तो ठनक गया, पैसा गया कहाँ। तुरंत उन्होंने अपने सीए से कांटेक्ट किया। देखिए सीए साहब हमारा तो आपने कहा कि 17 करोड़ का फायदा हुआ है, इसके आधार पे ही हम लैंड ओनर से बात भी कर ली है, डील भी होने जा रहा है, लेकिन कैश तो है ही नहीं, बैंक बैलेंस ना कैश है ना बैंक में बैलेंस है। कहाँ गया पैसा सीए सर? सीए बोले घबराइए नहीं, आप ये तो देखिए जो आप 17 करोड़ बोल तो रहे हैं कि आपको फायदा हुआ, उसमें आपका उधार कितने का सेल है? 15 करोड़। 15 करोड़ तो आपने उधार में बेचा है, पैसा भी मिला कहाँ? पैसा मिल जाएगा तभी तो आपके पास कैश बैलेंस आएगा। तो अभी थोड़ा सा होल्ड ऑन करिए, पैसा है नहीं कैश में, लिक्विडिटी पोजीशन आपकी है नहीं इतनी कि आप अभी तुरंत जमीन 12 करोड़ का खरीद ले। बेचारे का दिल टूट गया, जो इतना शौक से गए थे जमीन खरीदने, पैसा तो ही नहीं कैश में अवेलेबल। तो इस स्थिति को जानने के लिए ही कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, ताकि पता चल जाए कि जो प्रॉफिट हुआ है तो क्या हमारे पास कैश अवेलेबल है, ताकि हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर सके। तो दिस इज द मोटिव। अब हम एग्जाम्पल से तो समझा दिया, अब चलते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर। सबसे पहला मीनिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? शोज मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट्स मतलब जो कैश के समान है, जैसे चेक इन हैंड, ड्राफ्ट। अब ये जो मूवमेंट इन कैश है बेटा, ये दोनों इंक्लूड करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मतलब कैश आया तो इनफ्लो कैश प्लस हो जाएगा, और कैश गया तो कैश आउटफ्लो। दोनों हमको मूवमेंट में पता चल जाता है। ठीक है, तो एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मीनिंग कैश फ्लो का। इट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। पहला। चलिए नंबर 1। नंबर 2 मेथड्स। अब कैश फ्लो प्रिपेयर करने का 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। सीबीएसई के अनुसार ये मेथड आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट मेथड के अनुसार ही कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ओके, अब ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेंशन है, इससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका है 3 रिवाइज्ड, 1 मार्क के लिए। As per accounting standard 3, cash flow statement is prepared and this is the revised version. It was revised in 2013. तो इसी वर्जन के अनुसार हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ओके, फोर्थ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है मैम? सबसे पहला तो कैश नाम आ ही रहा है, तो पहला हो गया बेटा कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस। दूसरा चेक्स एंड ड्राफ्ट्स। इन हैंड चेक आपको मिल गया है, ड्राफ्ट आपको मिल गया है, लेकिन आपने अभी इसको बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं किया है, वो आपके पास पड़ा हुआ है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू कैश, isn't it? नेक्स्ट, करंट इन्वेस्टमेंट्स। जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होता है उसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसिडर करते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड, नॉर्मली विद इन 6 मंथ्स। नेक्स्ट है बेटा आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज है, वो इन्वेस्टमेंट है जो हाईली लिक्विड है। इन सिक्योरिटीज को हम विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और रिस्क ऑफ लॉस इज नेग्लिजिबल इन दिस केस। फटाफट इसको नोट कीजिए, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5th पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो एक्टिविटी होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहला टॉप पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब समझिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या एक्टिविटीज होगा मैम? ये आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट का हेड है। आपका पूरा बॉडी कहाँ से ऑपरेट होता है? ब्रेन से। तो दिस इज द हेड ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम पूरे बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, यानी कि वो एक्टिविटीज जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है बिजनेस को, विच इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, वही आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। अगर आप ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर आप फुटवेयर का बिजनेस कर रहे हैं तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बुक्स का बिजनेस कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जिस चीज का बिजनेस वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है। पैसा आपको मेन यहीं से मिलता है।
बीइंग अ टीचर मेरा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या हो गया, जो फी हमको स्टूडेंट से मिलता है वही मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। दूसरा है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। खाना खाते हैं, पानी पीते का कहाँ जाके इन्वेस्ट होता है, पेट में। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट, यानी कि बॉडी ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारा पैसा कहाँ लगा, तो ये हो गया पैसा कहाँ जमा हुआ, पैसा कहाँ जमा किया। पेट में खाना जमा होता है, पानी जमा होता है, जो भी चीज आप खाते हैं पेट में ही तो इन्वेस्ट होता है। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब बिजनेस में पैसा चाहिए, तो पैसा कमाने के लिए क्या आप करते हैं, पैर से चलते हैं। तो दिस इज द फीट, थर्ड पार्ट। पैसा कहाँ से मिला। अब तीनों में इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों कंसिडर होता है, ये नहीं कि सिर्फ इनफ्लो कंसिडर करेंगे या आउटफ्लो कंसिडर करेंगे। हर एक एक्टिविटीज में दोनों एस्पेक्ट को कंसिडर किया जाता है। अब एक एक करके हम लोग हर एक एक्टिविटीज को समझेंगे। आज मेरा फोकस ब्रेन पे होगा, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे होगा। अब इस चैप्टर में बेटा आपको आइडेंटिफाई भी करना होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ कौन से एक्टिविटी से रिलेटेड है। जैसे बिल्डिंग खरीदे, कौन सा एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। बिल्डिंग खरीदे, पैसा लगा ना, कहाँ लग गया, बिल्डिंग में। ये किससे रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। गुड्स सेल की है, तो मेन सोर्स है रेवेन्यू जनरेट करने का, किस एक्टिविटी से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग से। शेयर्स इशू किए, कैश आया, पैसा आया ना, मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है। बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत होती है, फाइनेंस नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा कैसे। एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, वही तो फाइनेंस है सोर्स। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आइडेंटिफाई करने के लिए भी पूछा जाता है इस चैप्टर से। अब हम तीनों एक्टिविटीज के अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्या इनफ्लो होता है और क्या क्या आउटफ्लो होता है, लेकिन आज का मेरा फोकस सिर्फ ऑपरेटिंग पे रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को समझेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही होता है। ओके, अब इसका दो लिंब होगा बेटा, एक तरफ इनफ्लो और दूसरा तरफ आउटफ्लो। मतलब ये माइनस पैसा गया यहां पे और ये प्लस पैसा बिजनेस में आया। सबसे पहले कहां से पैसा आता है हमको, कैश सेल्स। गुड सेल के कैश में पैसा आ गया। दूसरा कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स हो या बिल्स रिसीवेबल हो, उनसे पैसा जो मिला आ गया पैसा। तीसरा फीस एंड कमीशन रिसीव्ड, जो भी प्रोफेशनल है उनको फी मिलता है या एजेंट्स वगैरह उनको कमीशन मिलता है, तो दिस इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम देम। नेक्स्ट रॉयल्टी रिसीव्ड, अब बुक के ऑथर को रॉयल्टी मिलता है, जब तक उनका बुक मार्केट में पब्लिश होता रहेगा उनको रॉयल्टी मिलती रहती है।
ऑथर के एक्सपायर करने के बाद उनकी फैमिली मेंबर्स को मिलता है। ठीक है, ओके। आउटफ्लो में बेटा कैश परचेजेस, गुड्स अगर कैश में आप खरीदे हैं। दूसरा कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट किए, बिल्स पेबल पेमेंट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, जैसे सैलरीज, वेजेस, रेंट एक्सेट्रा। बिजनेस को ऑपरेट करने का जो भी खर्च करते हैं, इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड फाइनली टैक्स पेड, टैक्स जो पेमेंट किया जाता है, प्रॉफिट पे ही तो पेमेंट किया जाता है, तो इट इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो तो हो गया आपका किसी भी कंपनी से रिलेटेड। लेकिन अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल कंपनी है तो उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या कंसिडर होगा? फाइनेंशियल कंपनी मैम जैसे बैंक है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो उसके लिए क्या इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा? ये तो नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी के लिए है। तो अगर फाइनेंशियल कंपनी है तो स्पेस नहीं बेटा, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम फाइनेंशियल कंपनी का भी लिखते हैं कि इनफ्लो में क्या आएगा और आउटफ्लो में क्या होगा। इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी, पहला इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, जो भी इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला फाइनेंशियल कंपनी का, तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया। उनको तो डेली यही काम ही है और उनको मिलता ही रहता है। नेक्स्ट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी सेल किए, शेयर्स डिवेंचर को भी सेल कर दिए, या जो एसेट उनके पास गिरवी रखा रहता है। अब बैंक का काम है लोन देना, और लोन पे बैंक संपत्ति भी गिरवी रख लेती है। टाइम पे अगर लोन पेमेंट नहीं किया गया बाय द पर्सन हु हैज टेकन द लोन, बैंक उस संपत्ति को मार्केट में सेल करके पैसा रिसीव करती है ना, तो वो भी हो गया। नेक्स्ट लोन एंड एडवांसेस repaid by third parties, बैंक जिनको लोन या एडवांस दी थी वो पार्टी पैसा रिफंड कर दिए, तो ये इनफ्लो पैसा आया बैंक में। आउटफ्लो इंटरेस्ट पेड इन कैश, बैंक इंटरेस्ट देती है, कस्टमर का पैसा बैंक में जमा रहता है, उस पर इंटरेस्ट देती है ना, तो ये आउटफ्लो हो गया। दूसरा परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, बैंक किसी दूसरे कंपनी का शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स कुछ भी खरीद लिया, तो इट इज डेली एक्टिविटी ऑफ द बैंक, इसके लिए ऑपरेटिंग। तीसरा loans and advances to third party, किसी को लोन दी कंपनी मतलब बैंकिंग कंपनी या एडवांस दे रही है तो आउटफ्लो। तो सिंपल सा जो पैसा आया बैंक में वो इनफ्लो, और जिस वजह से पैसा गया बिजनेस को ऑपरेट करने के प्रोसेस में, दैट इज आउटफ्लो। तो ये तो चार्ट हो गया आपका फ्लो चार्ट फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आज का क्लास बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं ताकि आपको सब कुछ पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तब धीरे धीरे करके हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे। एक ही दिन में सारा कुछ अगर हम समझाने लगे बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।